नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं नवीन चौधरी और आप देख रहे हैं एग्जाम नगर। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे, बहुत अच्छे हैं और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से आप बचे हुए हैं। अब हम बात कर रहे थे कोशिका के संदर्भ में। हमारा जो पहला वीडियो लेसन चला हुआ है वो कोशिका के संदर्भ में है और कोशिका के जो पार्ट्स से 3 पार्ट्स जो हमने पूरे पढ़ लिए थे। कोशिका की जो मेन जो जानकारियाँ थी वो हम सारी जान चुके। बहुत कुछ ऐसी जानकारियाँ छोटी मोटी जो छूट गई हैं उन्हें हम प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाएंगे। आज का जो वीडियो लेसन है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कोशिका। आज हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कोशिका। तो आज हम जिसे पढ़ेंगे वो कोशिका है और कोशिका को आज हम पढ़ेंगे। कोशिका के प्रश्न उत्तर हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं ये कोशिका के जो MCQ प्रश्न हैं, आज हम इन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न हमने छाटे हैं। इन्हीं को आज देख करके इन्हीं के ऊपर हम अपनी बातचीत करते हैं, इन्हें समझते हैं, ठीक है। ये जब हो जाए पूरा, अभी एक बार इसको देख लीजिए पूरा वीडियो को। उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाए तो इसके बाद में आप अपनी कॉपी में जहाँ आपने कोशिका के नोट्स बनाए हैं उसके जस्ट बाद नेक्स्ट पेज में जो आपने 2 पेज खाली छोड़ने के लिए मैंने आपको बोला था, उस एक पेज में आपको इन क्वेश्चन आंसर्स को उतार लेना, वीडियो को धीरे धीरे रोक रोक करके, ठीक है। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पहले एक बार समझना बहुत ज़रूरी है। आइए हमारे पहले सवाल पे हम विचार करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग DNA रखता है। देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको समझाया था कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया अर्धस्वायत्त अंग कहलाता है। तो अर्धस्वायत्त अंग हमने इसको इसीलिए बताया था क्योंकि एक तो ये अपना खुद का क्या रखता है, DNA, और दूसरा ये रखता है आपका राइबोसोम। दूसरा ये राइबोसोम रखता है। तो ये राइबोसोम और आपका जो खुद का जो DNA है, ये इसकी वजह से जो है इसको क्या बोला जाता है, राइबोसोम। इन दोनों के कारण इसको अर्धस्वायत्त अंग बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसलिए आपको हमेशा इस बात को बिल्कुल दिमाग के अंदर रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ही DNA रखता है और DNA रखने के कारण ही उसे अर्धस्वायत्त अंग बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। देखिए, आपको हमेशा इस बात को दिमाग में रखना है कि माइकोप्लाज्मा जो है इसी की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कहलाती है, ठीक है। कई जगह पे आपको परीक्षा में सवाल लिखा रहता है PPLO, तो आपको इसी से समझ जाना है कि इस PPLO का मतलब क्या है, ठीक है। इस PPLO का मतलब ये होता है कि प्लूरोन्यूनियो लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये जो PPLO है इसका मतलब भी माइकोप्लाज्मा ही होता है। तो आपको अगर ये ऑप्शन दे तो भी आपको समझ जाना है कि वास्तव में इस प्रश्न का यही उत्तर है और आपको यही उत्तर परीक्षा में करके आना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है। देखिए, आपको केंद्रक में एक बात बताई गई थी कि ये जो है डायरेक्टर और कंट्रोलर, ये क्या कहलाता है, डायरेक्टर कहलाता है और दूसरा ये कंट्रोलर भी कहलाता है। तो आपको ये दोनों बात याद रखनी है कि डायरेक्टर और कंट्रोलर ये दोनों ही नियंत्रक और निर्देशक जो है ये दोनों ही कौन कहलाता है, केंद्रक कहलाता। तो आपका सही उत्तर यहाँ क्या होगा, केंद्रक। आपको बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर इस बात को सेव कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो मैंने आपको जब पढ़ाया तो सबसे पहले बताया था कि आपके जीवन की क्रियात्मक और आपके जीवन की जो रचनात्मक इकाई होती है वो सदैव कोशिका कहलाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोशिका। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे वो रचनात्मक की बात कर ले और चाहे वो क्रियात्मक की बात कर ले, दोनों ही स्थिति में आपको याद रखना है कि इसका उत्तर जो है वो कोशिका ही होगा, ठीक है। चलिए अगले की बात करें तो अगला प्रश्न है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है। देखिए, मैंने आपको बताया था जब भी कभी वो प्लाज्मा झिल्ली लिखता है तो प्लाज्मा झिल्ली लिखता है तो इसका मतलब ये समझा जाए कि ये जंतु कोशिका का जिक्र हो रहा है। कौन सी कोशिका का, जंतु कोशिका का। तो आपको याद रखना है कि जंतु कोशिका के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि ये प्रोटीन और लिपिड इन दोनों से मिलकर के बनी होती है और इसी को अपन क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन। तो आपको याद रखना है
इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए और सी दोनों, क्योंकि आपके पास पहला जो ऑप्शन था वो था प्रोटीन और दूसरा था आपके पास में लिपिड। आपको याद रखना है, हमेशा मैंने नीचे इसके नीचे लिखा भी है, इसको एक्सप्लेन करके भी लिखा है, आपको इसको उतार लेना है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और लिपिड और प्रोटीन जैसे कार्बनिक अणुओं की बनी होती है। हालांकि जो है 2 साइंटिस्ट और भी थे, एक निकोलसन और एक सिंगर, उन दोनों ने ये भी कहा था कि कोशिका के बाहर की जो 3 लेयर होती है कोशिका के बाहर, उन्होंने कहा था कि जो बाहर की जो दोनों लेयर हैं वो तो किसकी बनी होती हैं, फास्फोलिपिड की, और बीच वाली जो लेयर है वो बीच वाली लेयर किसकी बनी होती है, उन्होंने बताया उसमें कुछ कुछ प्रोटीन भरा रहता है। तो हालांकि उनकी जो अवधारणा है वो 20वीं सदी में आई है, तो उनकी अवधारणा अब तक सर्वमान्य है, उन्हीं की अवधारणा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ आ गया सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। यहाँ आपसे कोशिका भित्ति की बात करता है। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि पादप की कोशिका भित्ति सदैव सेलुलोज की बनी होती है, और मैंने ये भी बताया था कि सेलुलोज जो होता है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट। तो आपको ये बात हमेशा के लिए याद रखनी है कि जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है सेलुलोज। कौन होता है, सेलुलोज। ये बात आपको हमेशा के लिए दिमाग में रखनी। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि एंडोसाइटोसिस जो है इसका संबंध पूछ रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन इसने दिया, यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन और अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। तो आपको यही याद रखना है कि एंडोसाइटोसिस जो होता है ये कोशिका बाह्य एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो अपना भोजन ग्रहण करती है, और उसी भोजन के ग्रहण करने की प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। मैंने यहाँ नीचे लिखा भी है, आप आसानी से इसे देख सकते हैं, इसे अपनी कॉपी में उतार भी सकते हैं, ढंग से लिखा है। ठीक है, इसके बाद चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। कुछ भी नहीं सोचना है, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था, मैंने आपको कहानी सुनाई थी, उस कहानी में बताया था कि कॉलोनी के लोग किससे मिलने गए थे, कलेक्टर साहब से मिलने गए थे। तो मैंने आपको बताया भी था जब कॉलोनी के लोग कलेक्टर साहब से मिलने गए तो उन्होंने वहां जा करके बताया था कि कलेक्टर साहब हमारे यहाँ क्या होता है, उद्योग धंधे चलते हैं। उन्होंने पूछा भाई क्या उद्योग धंधे चलते हैं तुम्हारे यहाँ, तो उन्होंने बताया कि साहब हमारे यहाँ उद्योग धंधे चलते हैं कि हमारे प्रोटीन की जो फैक्ट्रियाँ हैं हमारे इलाके में लगी हुई हैं। तो आपको इसी से याद रखना है कि प्रोटीन संश्लेषण का जो कार्य है वो सदैव राइबोसोम करता है। और ये बात भी अपने दिमाग में आपको सेव करके रखनी है कि प्रोटीन संश्लेषण का जो प्रोडक्शन होता है राइबोसोम की वजह से, ये राइबोसोम अंतःपरदायी जालिकाओं के ऊपर ही लगे रहते हैं, खुरदरी अंतःपरदायी जालिकाओं पर। तो आपको हमेशा इस बात को समझना है। चलिए अगला प्रश्न है, लाइसोसोम के बनने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो आपको याद रखना है कि लाइसोसोम जो है वो सदैव उसके लिए आवश्यक जो होता है वो होता है गोल्जी उपकरण। अगर गोल्जी उपकरण नहीं होगा तो आपका लाइसोसोम जो है वो लाइसोसोम बनेगा ही नहीं। तो यह बात आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, रसधानियां के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसे समझना है। तो सबसे पहली बात वो आपको कहता है कि जंतु कोशिकाओं में ये छोटी जबकि पादप कोशिकाओं में ये बहुत बड़ी होती है। दूसरा कहता है कि ये केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं। ये बात गलत है क्योंकि ये पादप कोशिकाओं में नहीं जंतु कोशिकाओं में भी उपस्थित होती हैं। तीसरी बात कहता है ये एक कोशिकीय जीवों में अनुपस्थित होती हैं। ये बात भी पूर्णतः गलत है। चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है क्योंकि जब सबसे पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि जंतु कोशिकाओं में ये छोटी और पादप कोशिकाओं में ये बड़ी होती हैं। तो आपको ये बता देना है। रिक्तिका जो होती है, रिक्तिका जो रिक्तिका है, इस रिक्तिका को ही क्या कहा जाता है, रसधानियां कहा जाता है। इसलिए आपको हमेशा इस बात को दिमाग में रखना है, बिल्कुल कोई चिंता फिक्र नहीं करनी। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है सबसे छोटी कोशिका। ये प्रश्न पहले भी एक बार आ चुका है, माइकोप्लाज्मा। ये जो आपका जो माइकोप्लाज्मा है जिसे हमने बताया था PPLO, याद रखना है, प्लूरोन्यूनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। इसी को क्या कहा जाता है, सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है। बिल्कुल आपको कभी चिंता फिक्र करना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ये प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को समझना है। तो देखिए कोशिका की आत्महत्या की थैली, मैंने आपको जो पढ़ाया तो बिल्कुल समझाया था कि लाइसोसोम जो होता है उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और लाइसोसोम को ही आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने यह बात आपको बताई भी थी
कि लाइसोसोम जो है उसे ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह पाचन का कार्य करता है और अपशिष्ट पाचन इतना अधिक पाचन करता है कि अंत में यह खुद तो फटता ही फटता है, पूरी कोशिका को भी नष्ट कर देता है। इसलिए इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ, यानी कोशिका में वो कौन सा पदार्थ है जो 80% से ज्यादा स्थान घेरता है। याद रखना, ये जल ही कोशिका में 80% से ज्यादा का स्थान घेर करके रखता है। आपको बिल्कुल भी चिंता फिक्र नहीं करनी है। ठीक है, तो देखिए आपको इस बात को समझना है बिल्कुल कि 80% से ज्यादा का स्थान जो है वो जल घेर करके रखता है। नीचे भी इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। देखिए हमने आपको बताया भी था कि आपका जो कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पावर हाउस का काम करता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा जो है ये ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ होती कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है या ऊर्जा घर कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज थी वो आल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी, जबकि इसे एक साइंटिस्ट और थे जिन्होंने इसको बायोब्लास्ट की संज्ञा दी थी और उनका नाम था बेनेडा। देखिए इस प्रश्न के डिस्क्रिप्शन को एक बार मैं आपको बता दूं। देखिए मैंने बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नीलहरी शैवाल, इन दो को छोड़कर सभी सजीव पादप और जंतु कोशिकाओं में पाया जाने वाला अंग है। दूसरा है श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं। देखिए इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आपको हमेशा याद रखना है कि श्वसन की क्रिया आपको हर जगह लिखा रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, लेकिन याद रखना ये कोशिका द्रव्य में भी होती है, क्योंकि इसका जो प्रारंभिक जो चरण होता है ना, वो प्रारंभिक चरण हमेशा ही किसके अंदर संपन्न होता है, आपके जो है कोशिका द्रव्य में जाकर के संपन्न होता है, और जो शेष जो क्रियाएं हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। अब संपूर्ण लगभग जो है, लगभग इसका अधिकांश जो भाग है ना, वो किस में संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए आपको याद रखना है कि इसका जो अंतिम चरण में अधिकांश ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का श्वसन अंग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसको याद रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। ये प्रश्न एक बार पहले भी आया था, मैंने आपको बताया था। तो आपको याद रखना है कि प्रोटीन और लिपिड इन दो से मिलकर के बनी होती है। इसलिए यहाँ जो चौथा ऑप्शन है वो कहता है कि दोनों, एक और दो, दोनों, इन दोनों का जिक्र करता है। तो आपको यहीं से समझना है। तो अब देखिए इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन पर एक नजर डालते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है। देखिए बात याद रखनी है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्लाज्मा झिल्ली क्या है। एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है। यह प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे रखती है। ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना। मैंने आपको बताया ये क्या है, कोशिका के बाहर की लेयर है। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर क्या है, पूरा का पूरा जीव द्रव्य। हमने पूरा क्लासिफिकेशन से आपको समझाया था। पहला जो हमारा जो वीडियो लेसन है, शायद दूसरे वीडियो लेसन में ये बात बिल्कुल समझाई गई है, आप उससे जाकर के देख सकते हैं। अगला है कि रॉबर्टसन के द्वारा, रॉबर्टसन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने सन 1959 में एक अवधारणा दी थी, और उस अवधारणा में उन्होंने कहा था कि कोशिका की जो भीतरी और कोशिका की जो बाहरी जो भीतरी और जो बाहरी परत है वो प्रोटीन की, और कोशिका के मध्य वाली जो परत है वो लिपिड की बनी होती है। ये बात किसने बताई, रॉबर्टसन नाम के वैज्ञानिक ने बताई। कौन सी साल में, सन 1959 में उन्होंने ये बात बताई। तो आपको याद रखना है। लेकिन मैंने आपको इससे पहले भी एक बताया था, सिंगर और निकोलसन नाम के दो वैज्ञानिक थे, सिंगर और निकोलसन। ये जो सिंगर और निकोलसन नाम के जो दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1972 में एक अवधारणा दी थी, और उसी अवधारणा में इन्होंने समझाया था कि कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परत और बीच बीच में इसमें कुछ प्रोटीन भरा होता है। और यही जो अवधारणा है जो 1972 में जो दी गई थी, यही अवधारणा वर्तमान में सर्वाधिक मान्य है। तो आपको इसे याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि प्रोटीन संश्लेषण की बात करता है तो प्रोटीन संश्लेषण मैंने आपको बताया था कि आपकी जो अंतःप्रदायी जो जालिका होती है, अंतःप्रदायी जालिका, ये आपकी अंतःप्रदायी जालिका और आपका जो राइबोसोम है, इन दोनों की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। क्योंकि आपकी जो अंतःप्रदायी जालिका है, इस अंतःप्रदायी जालिका ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो चिकनी और एक खुरदरी।
तो खुरदरी जो होती है ना, उस खुरदरी के ऊपर अंगुलीनुमा संरचना होती है, यही अंगुलीनुमा संरचना क्या कहलाती है? राइबोसोम कहलाती है। तो इसलिए आपको याद रखना है, क्योंकि इसका स्थान कौन सा है? तो इसका स्थान तो अंत्यप्रदायी जालिका, और उसके ऊपर लगा कौन है? राइबोसोम। और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ से होता है? राइबोसोम से। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो राइबोसोम है ये और अंतःप्रदायी जालिका, ये दोनों मिलकर के ही प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो आपका ऊपर जो आंसर है इसमें, वो आंसर है इसमें कहीं लिखा नहीं गया, साथ में एक थोड़ा सा मिस्टेक है इस प्रश्न में, नहीं तो अंत्यप्रदायी जालिका और 2 नंबर के ऑप्शन में था यहाँ पे राइबोसोम। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसका जो 2 नंबर का जो ऑप्शन था वो यही था कि अंत्यप्रदायी जालिका और राइबोसोम। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये बात बिल्कुल याद रखनी थी कि अंत्यप्रदायी जालिका और राइबोसोम। तो ये आपका इसका इस प्रश्न का आंसर था। ठीक है, आपको इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा इसको इरेज करता हूँ एक बार, इरेज करके और यहाँ लिखता हूँ। तो ये आप थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना। ठीक है, अंतःप्रदायी जालिका और राइबोसोम। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है? तो देखिए, कोशिका भित्ति मैंने आपको बताया, तो कोशिका भित्ति जो होती है तो सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाती है? ये तो पादप कोशिका का बाह्य आवरण होता है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता फिक्र नहीं करनी, इस बात को समझना है। ठीक है, अब आपके सामने दूसरा है लवक। तो प्लास्टिड, प्लास्टिड तो पाए किसमें जाते हैं? सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं और उसका सबसे बड़ा पार्ट यही होता है। तीसरा है रिक्तिकाएं। तो हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि रिक्तिकाएं जो होती हैं ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं और जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और चौथा आंसर है उपरोक्त सभी। तो ये तो होगा नहीं, और न लवक होगा और न कोशिका भित्ति होगी। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न में, चूंकि आपका जो रिक्तिकाएं हैं ये रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं, और प्रश्न में अगले ने पूछा है कि केवल, केवल शब्द यहाँ दिया है, तो आपको बिल्कुल समझना है केवल शब्द देने के बाद भी, क्योंकि यहाँ रिक्तिकाएं जो हैं वही इसके हिसाब से सही आंसर माने जाएंगे। ये जो है पीसीएस के अंदर एमपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया था, तो एमपीपीसीएस में इस प्रश्न का जो आंसर था वो यही माना गया था, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें रिक्तिका इसका सही आंसर माना गया था। तो आपको याद रखना है, मैंने लिखा है कि जंतु कोशिकाओं में पादप कोशिका भित्ति की जगह प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है और पादलवक सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, हालांकि रिक्तिकाएं दोनों में पाई जाती है। मैंने बिल्कुल स्पष्ट भी किया है, लेकिन ऐसे प्रश्न में आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवर्णीय लवक मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट की बात कर रहा है अवर्णीय लवक। तो देखिए, मैंने आपको बताया सबसे पहले जब अवर्णीय लवक की बात मैंने करी थी तो मैंने आपको बताया था कि पादप की जो जड़ होती हैं उनके अंदर ही क्या पाया जाता है? अवर्णीय लवक पाया जाता है। तो आपको बिल्कुल इस बात को याद रखना है, क्योंकि ये पादप की जो जड़ हैं उनके अंदर, उनमें कोई रंग नहीं होता, इसलिए उनके अंदर अवर्णीय लवक या रंगहीन लवक पाया जाता है, और बाकी जो होते हैं उनमें रंगीन लवक पाया जाता है। ठीक है, और जो अपना जो हरित लवक होता है, वो जो पेड़ पौधों की पत्तियां जिनको हरी होती हैं उनके लिए वो हरित लवक जिम्मेदार होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है कि रंगीन लवक, जो आपका जो वर्णीय लवक जिसे हम कहते हैं, जो वर्णीय लवक होता है वो वर्णीय लवक ही क्या कहलाता है? आपका वर्णीय लवक है वही उसके रंगों के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपको इस बात को बिल्कुल हमेशा के लिए दिमाग में रखना है कि वर्णीय लवक जो होता है ये वर्णीय लवक पादपों के रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट, और वो है ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर या सी मान लें इसको। चलिए, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? ये प्रश्न इन्होंने पूछा है। तो देखिए, ये प्रश्न पहले भी आया था, मैंने आपको बताया था कि आपकी जो प्लाज्मा में जो मेम्ब्रेन है, जो या फिर जो सेल मेम्ब्रेन है, वो फास्फोलिपिड की बनी होती है, या फिर आपको लिपोप्रोटीन लिखा मिले तो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। बिल्कुल आपको समझना है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब जो है हमने आपको कुल 20 प्रश्न हमने आपको करवाए हैं, और 20 प्रश्न आशा करेंगे 20 के 20 प्रश्न जो है बहुत आपको अच्छे से समझ में आए हैं। इसके बाद भी कोशिका संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके साथ हो तो आप उसे मेरे साथ शेयर करना। उसका आंसर जो है नेक्स्ट, जो हमारा जो अगला जो क्वेश्चन आंसर्स का जो वीडियो होगा उसमें हम जारी करेंगे। इतने आप हमारे साथ बने रहिए, और यूट्यूब पे जाकर आप हमारे चैनल एग्जाम नगर को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार के आपके सुझाव, आपकी किसी भी प्रकार की शिकायत, आपकी किसी प्रकार की समस्या के लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।